जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों आप सभी को पता है, मैं सभी को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, मतलब जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, इन सब की तैयारी करा रही हूँ। जिसमें कि मैंने अपना जीएस सेकंड स्टार्ट किया, जो कि है इंडियन पॉलिटी, मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें दोस्तों मैंने 4-5-6 लेक्चर अपने डाल दिए हैं, जिसमें मैंने क्या क्या कवर करा है वो बताने जा रही हूँ। जो मेरे दोस्त बिगनर हैं और उन्हें ये लग रहा होगा मैम ने मौलिक अधिकार से शुरू किया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने 6 से 7 लेक्चर ले रखे हैं अपने, वो आप मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कौन कौन से टॉपिक कवर कराए हैं वो मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। मैंने पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पूरा कंप्लीट कराया है, कहाँ से कहाँ तक। कंपनी के शासन, मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके ताज का शासन जहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1858 से 1947 मतलब स्वतंत्रता तक दोस्तों मैंने पूरा कवर कराया। जितने भी महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट थे वो पॉइंट टू पॉइंट समझाए हैं। वो ना सिर्फ हमारी प्री में मदद करेंगे, बल्कि उन्हें अगर आप मेरी वो क्लास देखते हैं तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी उनको ऐड कर सकते हैं। देन दोस्तों ये मैंने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इस पे 2 क्लासेस ली थी, वो भी देखनी है आपको। देन मैंने स्टार्ट किया था विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो दोस्तों मैंने पूरा कवर कराया। देन उसके बाद मैंने जो 4th क्लास थी वो ली थी भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों वो भी मैंने पूरा आपको समझाया कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई। तो अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए, एकत्रित करनी है और अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो आपको वो जाके मेरी क्लासेस देखनी है दोस्तों। पिछली 2 क्लासेस में मैंने स्टार्ट करा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों आपको पता है, अगर आपने यूपी पीसीएस या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर देखे हैं या और भी पीसीएस के देखे हैं, तो आपको पता है कि प्रस्तावना से 1 से 2 क्वेश्चन अपने बनते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी प्रस्तावना को एक क्लास में समझाया था, बोर्ड पे लिखकर पूरी प्रस्तावना का पॉइंट टू पॉइंट, हम भारत के लोग से लेके जो एंड तक प्रस्तावना उसको लिखा था और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझाई थी। जिन दोस्तों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पर देखनी है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ आपको इसमें प्री में हेल्प होगी, बल्कि आप मेंस में जैसे प्रस्तावना से क्वेश्चन आए हैं वो भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रही हूँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। मेंस में भी इसमें दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पीसीएस में तो आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मौलिक अधिकार कितने हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, या मौलिक अधिकार की जो विशेषताएं हैं उनका विस्तार से वर्णन करें। तो कैसे मेंस के क्वेश्चन बने वो भी करा दूंगी, लेकिन आज मैं आपको मौलिक अधिकार शुरू कराने जा रही हूँ। पीटी में कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी बताऊंगी और मेंस में कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगी। तो दोस्तों बहुत से मेरे दोस्तों को मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, लेकिन जिनको नहीं है, जिनको है वो रिवीजन कर लेंगे, और जिनको नहीं है आज उन्हें मौलिक अधिकार के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मौलिक अधिकार अपने जीएस सेकंड जो सामान्य अध्ययन है, सेकंड पेपर है, मतलब इंडियन पॉलिटी का, तो उसमें आता है। जैसे मौलिक अधिकार है दोस्तों, हम सभी को पता है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। आई होप सभी को पता होगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। अब 6 ये तो सभी को मोस्टली पता होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कौन से भाग में है, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल में दिए गए, ये कन्फ्यूजन का विषय होता है। तो दोस्तों आपको ये तो पता है कि भाई मौलिक अधिकार अपने 6 हैं, कौन कौन से है वो मैं अभी आपको समझा दूंगी। और अभी बताती हूँ कि ये कौन से पार्ट में। तो दोस्तों ये अगर आए कि टोटल संख्या कितनी है, ये तो पीसीएस और यूपीएससी में नहीं पूछेंगे। ये कहाँ पर पूछते हैं, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, एमटीएस के हो गए, तो उसमें डायरेक्ट पूछते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने यूपीएससी पीसीएस लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कैसे आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे पार्ट है, ये तो हमें पता है कि भाई टोटल मौलिक अधिकार 6 है, लेकिन कौन से पार्ट में है, तो ऐसे दे देंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में। तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के पार्ट 3 में है। कौन से दोस्तों, पार्ट 3 में, मतलब भाग 3 में। और कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, तो दोस्तों आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, मतलब 12 से लेकर 35 तक में
मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया। अब दोस्तों ये तो पता चल गया टोटल कितने 6 हैं, कौन से पार्ट में, थर्ड में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35। अब ये मौलिक अधिकार है कौन कौन से, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। 6 तो पता है, कई बार सीक्वेंस से लगाने को आ जाते हैं, जैसे समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे कई बार इनके आर्टिकल से पूछ लेते कि समानता के अधिकार का वर्णन कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में है। तो दोस्तों अभी मैं पूरे आपको जो 6 अपने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दूंगी। अभी सिर्फ इनके, जैसे समानता का अधिकार है ये 14 से लेके 18 तक है, स्वतंत्रता का है 19 से 22 तक। दोस्तों ये टॉपिक जो मौलिक अधिकार है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये एक क्लास में कवर नहीं होगा, तो इसके अपने को 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। 3-4 क्लास में मैं आपको मौलिक अधिकार ऐसा एकदम कंठस्थ करा दूंगी कि चाहे प्री में क्वेश्चन आए, मेंस में आए, हम अपना राइट ही करके आएंगे। मेंस में हम आंसर राइटिंग भी अगर हम 3-4 क्लास ये ले लेंगे अच्छे से तो कर पाएंगे। और पीटी के तो मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी डायमेंशन से यूपीएससी और पीसीएस क्वेश्चन बनाता है वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगी। दोस्तों मैं बता रही हूँ कि मूल अधिकार की संख्या बताई टोटल 6। अब ये 6 जो मौलिक अधिकार है वे कौन कौन से हैं तो वो बताने जा रही हूँ। एक तो है, पहला ही है समानता का अधिकार। क्या दोस्तों, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है दोस्तों, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड क्या है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ क्या है दोस्तों, फोर्थ है दोस्तों अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। और 6th नंबर का जो है दोस्तों ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब दोस्तों मैं इनका आर्टिकल बताने जा रही हूँ कि जो समानता का अधिकार है वे कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है। जैसे दोस्तों पहले ही है अपना समानता का अधिकार, तो दोस्तों इसका वर्णन है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, मतलब 14 से लेके दोस्तों 18 तक है समानता के अधिकार का वर्णन। अब आपको ये लग रहा होगा 14 से 18 तो ये 15 कहाँ गया, 16 कहाँ गया, तो दोस्तों इसके बारे में 14 में कौन सा आर्टिकल दिया गया है, 15 में, जैसे 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16, 17 में जैसे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। तो ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको डिटेल में कल की क्लास में करा दूंगी। अभी मैं एकदम आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर करा रही हूँ कि आखिरकार मौलिक अधिकार में क्या क्या चीजें हैं और हमें क्या क्या पढ़नी है। जैसे कि समानता का अधिकार, आप ये अभी घबराना नहीं है कि इसमें क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, तो मैं सारी चीजें आपको कल कवर करा दूंगी। अभी आपको इतना तो पता हो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लेंगे समानता के अधिकार का वर्णन है 14 से लेकर 18 आर्टिकल में, फिर दूसरा दे देंगे 19 से 22 में, 23 से 24 में। तो अपने को ध्यान होना चाहिए जो समानता का अधिकार है संविधान में इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है या कहां से कहां तक दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया 14 से लेके जो 18 तक के आर्टिकल है उसमें। अब दोस्तों सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ये है दोस्तों 19 से लेके 22। कहाँ दोस्तों, 19 से लेके 22 में। अब 19 में कौन सा अधिकार है, 20, 21, 22 में कौन सा है वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है, ये है 23 से 24 में। कौन से में दोस्तों, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। फोर्थ क्या है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दोस्तों क्या है, इस किस आर्टिकल में क्या चीज़ है वो कल समझा दूंगी, तो आपको पूरा एकदम से समझ में आ जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नॉर्मली यही होता है कि आप जो धर्म चाहे वो अपना सकते हैं, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो किस आर्टिकल में कौन सी चीज़ें वो मैं सारी चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ करा दूंगी कल की क्लास में। दोस्तों मूव करते हैं फिफ्थ पे, जो कि है अपना मौलिक अधिकार शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। क्या दोस्तों, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार।
और दोस्तों जो लास्ट अपना अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि ये अगर ये आए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना था। तो दोस्तों जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को ही संविधान की आत्मा माना है। तो ये स्टेटमेंट भी कई एग्जाम में पूछी गई है। इवन यूपीपीसीएस के अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वैसे जो संविधान की आत्मा है वो कहा गया प्रस्तावना को, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गए अपने मौलिक अधिकार, जो कि मैंने बताया संख्या है 6। कौन कौन से हैं, किस आर्टिकल में कौन सा अधिकार दिया गया, मैंने वो बता दिया। अब इनकी डिटेल में इनका एक एक आर्टिकल को मैं कल की क्लास में एकदम अपने बोर्ड पे लिख के पूरा आर्टिकल आपको 14, 15, 16, 17 जिस आर्टिकल में जो चीज़ें हैं कल आपको समझा दूंगी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्टिकल से डायरेक्ट जैसे स्पर्शता का अंत है, अस्पर्शता का अंत है, ये आर्टिकल कौन से में आता है? ये आता है 17 में। तो दोस्तों यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 20-21 के एग्जाम में कि अस्पर्शता का अंत कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ऐसे था आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18। ये मुझे अच्छे से याद है कि ये पीवाईक्यू में पूछा गया था। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, जो अस्पर्शता के अंत की बात कही गई है, मतलब अस्पर्शता के अंत की बात ये होती है कि आप किसी से भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब उसे छुआछूत के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 17 में कहा गया है। और क्या क्या चीज़ है वो मैं कल आपको समझा दूंगी। दोस्तों पहले अगर ये आए कि अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है आपको ये कितनी है। अब तो सभी को पता है कि 6 हैं, लेकिन अगर आए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखनी है। वो 6 नहीं थी, वो थी 7। 7 कौन सी थी? 7वीं कौन सी थी? वो था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार से दोस्तों क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी लेवल तक पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, तो वो मैं आपको अभी समझा दूंगी कि कब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और क्या अब क्या है संपत्ति का अधिकार, अब क्या है, क्या वो एक कानूनी अधिकार बन गया है, क्या वो असंवैधानिक, जो भी है, कानूनी है, लीगल है, अलीगल है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। तो ये हो गया अपना मौलिक अधिकार। अब मैं मौलिक अधिकारों के बारे में और जानकारी दूंगी। अब जानकारी ऐसे दूंगी क्वेश्चन के फॉर्म में कि पीवाईक्यू में मौलिक अधिकारों से कैसे क्वेश्चन बने हैं। अब देखो दोस्तों ये तो अपने को पता चल गया कि 6 मौलिक अधिकार है, कौन से आर्टिकल में क्या है, कहाँ से, जैसे शोषण के विरुद्ध है तो ये कौन से आर्टिकल में, तो 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध आता है। तो अब मैं मूल अधिकारों के बारे में और आपको जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे अभी आपको लग रहा हो कि मैम ने को तो क्वेश्चन बता ही नहीं दिया है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो दोस्तों आपको पता है बोर्ड की लिमिटेशन है, इसमें अगर मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ और अगर कई दोस्तों की डिमांड थी कि मैम ऑप्शन भी बनाया करें, तो ऑप्शन मैंने पिछली क्लास में बना के आपको समझाया था। अभी मैं दोस्तों जैसे क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं साथ साथ बताती हुई चलती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अपना पेन पेपर आपको लेके बैठना है। जैसे मैं क्वेश्चन बताती चलती हूँ तो आप वो साथ साथ अपने नोट करते हुए चले कि मैम ने ऐसे बताया, इसका ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने साथ साथ तैयार कर लेना। अभी जैसे ये है मूल अधिकार, दोस्तों पहले ही क्वेश्चन बनता है कि जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो पता है अपने को की संख्या 6 है। तो सेकंड कैसे क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वे हमने कहाँ से ग्रहण किए, कहाँ से ग्रहण किए या कहाँ से लिए हैं, या किस देश के संविधान से भारत ने मौलिक अधिकारों को लिया है। 2-3 तरीके से दोस्तों क्वेश्चन एकदम घुमा देते हैं, आंसर उसका मौलिक अधिकार ही आना है, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे घुमाएंगे कैसे। जिससे पहले ही बना कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भारत के संविधान ने कहाँ से ग्रहण किए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हमने ग्रहण किए हैं या ये हमने किस संविधान से लिए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये लिए हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। पहला दोस्तों यही क्वेश्चन बनता है और ये यूपीपीसीएस में पीवाईक्यू में दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन ये नहीं दोस्तों, जैसे कि अपना डीपीएसपी हो गया, ये कौन से देश के संविधान से लिया, तो वो अपने आयरलैंड से लिया। नागरिकता
और ये अपना संसदीय व्यवस्था जैसे हमने ब्रिटेन से ली। तो ये दोस्तों जहाँ से हमने जिस संविधान से या किसी देश के संविधान से जो चीज़ हमने बोरो की है, जो हमने चीज़ें ग्रहण की है, तो दोस्तों उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको जैसे अभी मैं मौलिक अधिकार करा रही हूँ कि ये कहाँ से लिए, तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करती चलूँगी। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे, जैसे वो अगर हमने नागरिकता पे ली या मौलिक उस पे अपना DPSP पे ली, तो DPSP हमने कहाँ से लिया, तो मैं साथ साथ कवर करवाते हुए आपको चलूँगी। तो अभी जैसे ये कर रहे हैं हम FR फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, तो ये अपने ने कहाँ से लिए, तो ध्यान रखना है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये अपना एक क्वेश्चन कवर हो गया। अब दोस्तों सेकंड आता है ऐसे, क्या मूल अधिकार, मूल अधिकारों को ही दोस्तों मौलिक अधिकार कहते हैं। तो क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं, ऐसे आएगा, क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जी हाँ, मौलिक अधिकार जो हैं अपने ये परिवर्तनीय हैं, मतलब इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है। तो जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय भी हैं और वाद योग्य भी हैं, ये ध्यान रखना है। और एक आएगा ऐसे आएगा, क्या मौलिक अधिकार न्यायोचित है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों न्यायोचित भी हैं, तो ये ध्यान रखना है। एक दोस्तों ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो दोस्तों हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। ऐसे आएगा क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। तो जी हाँ, जो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं कि जी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को ही दिए गए हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो मौलिक अधिकार है वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को दिए गए हैं। तो अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब कि न्यायालय में जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया सेकंड, क्या है, मूल अधिकारों को SC मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं इसे सुप्रीम कोर्ट मतलब कि SC सुप्रीम कोर्ट मतलब कि उच्चतम न्यायालय गारंटी प्लस सुरक्षा प्रदान करता है। क्या दोस्तों, जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो SC है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की हमें सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। अब ये किस आर्टिकल के तहत हम जा सकते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह मौलिक अधिकारों को गारंटी और सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि जो मौलिक अधिकार हैं वे व्यक्ति को राज्यों के विरुद्ध दिए गए हैं। दोस्तों ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जो मौलिक अधिकार हैं वे व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 3-4 चीजें आए तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वे हमें राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये अधिकार, क्या मौलिक अधिकार स्थायी हैं, क्या मौलिक अधिकार स्थायी हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। स्थायी का मतलब क्या है कि इनमें परिवर्तन हो जाता है। स्थायी है कि भाई बन गए, जैसे 6 मौलिक अधिकार है, ये बन गए तो बन गए, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इनमें परिवर्तन समय के अनुसार हो जाता है। जैसे कि हुआ था 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, मैंने आपको बताया 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी तो 7 नहीं है ना, परिवर्तन हुआ। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अगर आए कि क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो आपको लगाना है हाँ। ऐसे आए, क्या मौलिक अधिकार है परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, या इनमें से कोई नहीं, या समय के अनुसार परिवर्तन, ऐसे करके है। तो आपको लगाना है कि मौलिक अधिकार परिवर्तन और अपरिवर्तनीय आए ना, तो आपको लगाना है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब चेंजेबल है, उनमें परिवर्तन हो जाता है, मतलब स्थायी नहीं है कि बन गए तो बन गए, उनमें मतलब नॉन परमानेंट है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकार स्थायी नहीं है। अधिकार क्या दोस्तों, स्थायी नहीं है, इसमें संशोधन हो जाता है। देखो दोस्तों मैंने आगे लिखा है आर्टिकल 368, आपको पता है आर्टिकल 368 क्या करता है, संविधान में संशोधन करने वाला अधिकार है। क्या है, जो आर्टिकल 368 है वो संविधान में संशोधन करने वाला अधिकार है। तो आर्टिकल 368 के तहत के अंतर्गत संशोधन की शक्ति के माध्यम से
इनको घटा बढ़ा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं इनको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। घटाए कैसे, मैंने आपको बताया कि जो मूल संविधान है उसमें 7 अधिकार थे, घटा दिए ना, 7 से 6 हो गए। संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया। और इनको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घटते हैं, आवश्यकता अनुसार संशोधन करके इनको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी। मैंने आपको जब पिछली क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है। तो 3 प्रकार की होती है। नेशनल इमरजेंसी मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी वो भी कराई थी, राज्य आपातकाल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि वित्तीय आपातकाल है। ये भी मैंने तीनों आपातकाल आपको बताए थे। जो कि जैसे नेशनल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगती है, 352, और स्टेट इमरजेंसी किस में लगती है, 356, और ये अपनी वित्तीय कब लगती है, ये लगती है 360 के तहत। और आपको ये भी जानकारी दी थी कि अगर आए कि क्या भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अब तक भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि भारतीय सरकार को नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़, मतलब ये अपनी वित्तीय जो इमरजेंसी है, जो वित्तीय आपातकाल है वो लगाना पड़े। तो अगर आए तो आपको टिक करना है कि नहीं, अब तक भारत में एक भी बार दोस्तों ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है भारत में एक भी बार अब तक जो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत लगती है के दौरान आर्टिकल जो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ में, IAS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, मतलब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाते। क्योंकि आपको पता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है दोस्तों 352 के तहत, तो जितने अपने आर्टिकल है, जो जितने अपने मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ दो आर्टिकल हैं जो इस सिचुएशन में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो वो कौन कौन से है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर समस्त फंडामेंटल, FR का मतलब फंडामेंटल राइट, निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन फ्रेम में सबकी डिमांड होती है ना कि मैम क्वेश्चन फ्रेम में करा। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में आपको पता है कि मैं 360 डिग्री से पढ़ाती हूँ, जैसे फंडामेंटल राइट, अब मैंने सारे ये पॉइंट्स में करा दिए, तो इसे आप क्वेश्चन के फ्रेम में खुद भी कर सकते हो। जैसे टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो भी तो एक टीम होती है, बैठ के टेस्ट सीरीज तैयार करती है। तो दोस्तों मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 3-4 सोर्स से अपना मटेरियल तैयार करती हूँ, तो उन्हें मैं पॉइंट्स में लिख लेती हूँ। क्वेश्चन तो हम खुद ही बना लेंगे। अब देखो मैंने ये सिर्फ पॉइंट्स में चीजें लिखी थी, लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैंने साथ साथ आपको वो भी करा दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, अपनी टेस्ट सीरीज आप खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों बस उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद चीजों को देखो कि क्वेश्चन PYQ में कैसे पूछे गए, अब के कैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बजाय इसके कि हम मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जैसे फंडामेंटल राइट है इस पे सारे क्वेश्चन देख लो कि भाई कैसे पूछे गए, PYQ भी देखो, और जितने आपने जैसे बुक होती है उसको पढ़ते हो, तो साथ साथ जब बुक पढ़ोगे तो PYQ देखे तो पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, अब के यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों खुद भी काम करना सीखे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्तों ऐसे कह देते हैं ना कि मुंह में तो डाल के नहीं देगा ना हर कोई। तो यही है कि मैं तो मेहनत करा ही रही हूँ, लेकिन दोस्तों आपको अपनी सक्सेस को खुद अचीव करना है। जैसे मेरी क्लास ले लेते हो तो आप मुझसे तरीके सीख सकते हो कि मैम तो शॉर्ट में, अब देखो अपने जैसे ये फंडामेंटल राइट 2-3 क्लास में तैयार हो जाएंगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट होंगे दोस्तों। इसलिए कहती हूँ शॉर्ट नोट बना ले। अब मैं अपने साथ साथ शॉर्ट नोट बनाती हुई चल रही हूँ। जैसे जनवरी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे फंडामेंटल राइट है 2-3 पेज पे अपना फंडामेंटल राइट खत्म, एक पे प्रस्तावना खत्म, तो कितने पॉलिटी के कितने पेज के नोट बनेंगे, मुश्किल से 15-20 पेज के। तो
बजाय इसकी कि हम एंड में इतनी मोटी लक्ष्मीकांत लेकर बैठें और उसकी आपको पता है कि रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मीकांत खुद में एक क्या ग्रंथ है, तो उसको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 10-15 दिन में ख़त्म कर दोगे, कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट नोट अभी से तैयार करते चले और एंड में हम जनवरी-फरवरी में बस पेज ऐसे पलटे कि ये तो हमारा तैयार है। क्वेश्चन तो आप खुद भी बना सकते हैं। अब जैसे ये है, मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी से बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कब लगता है, 352 के तहत लगता है, तो उसमें कौन से ऐसे अधिकार है जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ अपना ये 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 ऐसा है जो कि निलंबित नहीं होता है, बाकी जो जितने मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। तो 20 और 21 को आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों एक जो ये मैंने फंडामेंटल राइट बताया आपको, अभी क्वेश्चन के फ्रेम में भी बता देती हूँ। ये तो मैंने पूरा जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट लिया, 360 डिग्री से आपको फंडामेंटल राइट समझा दिया, कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी समझा दिया। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी समझा देती हूँ लिख के कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जैसे ये है, मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, वो तो मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया कि 7 थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगाना है 7। वर्तमान में आए तो सभी को पता, अभी तो 6 हैं। तो दोस्तों जो ये 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति के अधिकार, इससे दोस्तों यूपीपीसीएस में और आईएएस में क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन कैसे बना था वो समझाने जा रही हूँ। ऐसे पूछते हैं कि जो 7वां मौलिक अधिकार था वो कौन सा था। तो दोस्तों ये था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कौन से आर्टिकल में था, ये आर्टिकल 31 में था। लेकिन दोस्तों इसको हटा दिया गया था, इसको मूल अधिकार से हटाकर भाग 12, आपको ध्यान रखना है, भाग 12 आर्टिकल 300 का। दोस्तों पिछली साल ही ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वे कौन से आर्टिकल में आता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों अभी वो 300 का में आता है, आर्टिकल 300 का में आता है। और एक क्वेश्चन ऐसे बना था कि फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी का राइट है, जो कि अभी मूल अधिकार नहीं है, तो ये क्या है, अब मूल जो संपत्ति का अधिकार है वह अब क्या है, क्या एक कानूनी अधिकार है। 3-4 ऑप्शन में थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी लीगल राइट है। क्या है दोस्तों, ये अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत बना दिया गया, तो 300 का। आपको 300 का ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन में डायरेक्ट था 300 का, 300 ख या 300 गा, ऐसे करके ऑप्शन में था। तो आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार 300 का में है। और कौन सा राइट है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये अब एक लीगल राइट, मतलब कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तो पीवाईक्यू में पूछा गया था। अब की क्या पता भाग से पूछ लें कि जो संपत्ति का अधिकार है इसका वर्णन कौन से भाग में। तो दोस्तों आपको भाग ध्यान रखना है, ये है दोस्तों भाग 12। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो हो गया, आपको सारी चीजें पता चल गई कि कौन से आर्टिकल में था, अभी कौन सा राइट है, संपत्ति का अधिकार। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में यूपीएससी में पूछा गया था कि ये कब हटाया, जो संपत्ति का अधिकार है जो कि एक मूल अधिकार था, ये अब क्या बन गया, वो तो हमें पता चल गया लीगल राइट। लेकिन ये कब हटाया, मूल अधिकार से ये कब हटाया। तो दोस्तों ये हटाया था 44वें संशोधन 1978 द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि 44वां संशोधन 1978 वहाँ पर देंगे, 44वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 42वां, ये 42वां और 44वें में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1978, कई बार बच्चे जल्दबाजी में 44वां संविधान संशोधन करके आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो थोड़ा सा गैप होता है ना, यही हमें रेस से पीछे कर देता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का हो या वो पीसीएस का हो। तो दोस्तों हमें इन्हीं सिली मिस्टेक से बचना है। तो आपको ध्यान रखना है संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था मूल अधिकार से, तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट के मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, और जो मौलिक अधिकार है उसको एकदम अच्छे से समझा भी दिया कि कितने मौलिक अधिकार हैं,
कितने थे, अब कितने हैं, कौन से आर्टिकल में हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कौन से भाग में है। और अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने हैं, जैसे कि ये मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट 360 डिग्री से समझा दिया। क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आईएएस में पूछे गए, कैसे पीसीएस में पूछे गए, वो भी समझा दिया। अब दोस्तों इस पर फंडामेंटल राइट पे काम क्या बचा है, वो बचा है। कल मैं एक एक आर्टिकल आपको समझाऊंगी कि जैसे 14 में समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18, 14 में क्या लिखा गया है, 15 में क्या लिखा गया है, 16 में क्या लिखा गया, 17 में, 35 तक दोस्तों मैं कल आपको पूरा समझा दूंगी। देन नेक्स्ट क्लास में जो अपने महत्वपूर्ण इससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पीसीएस हो या आईएएस हो, इनमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों मैं सारे कवर करा दूंगी। उससे बाहर दोस्तों फंडामेंटल राइट से एक भी क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे अपन। तो दोस्तों धन्यवाद, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और जो दोस्त मेरे गांव में बैठ के एक आईएएस या सरकारी नौकरी या एसडीएम, डीएम और अपना डीएसपी, आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों यही कहूँगी कि आप डिमोटिवेट ना होएं, ठीक है। अपनी मेहनत, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। बस दोस्तों ऐसा नहीं सोचना कि भाई हमारे पास, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोचिंग लें या अच्छी अच्छी बुक लें और बुकों का इतना ढेर मार ले जो हमसे पढ़ी ना जाए। दोस्तों यही कहूँगी कि जो मटेरियल है ना, जो आपके पास संसाधन है, उनको सीमित रखें। सीमित होंगे ना तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बजाय कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप एक पढ़े। जैसे पॉलिटी है, अगर आप उसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, बहुत बेस्ट है। बजाय इसकी कि आप दूसरी बुक से कि इससे भी कर लेते हैं, पॉलिटी इससे भी कर लेते हैं, लक्ष्मीकांत को ही अगर आप 8 से 10 बार पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें दोस्तों एकदम आपके माइंड में, दिल और जहन में कहते हैं ना, एकदम बैठ जाएगी। तो बस आपको यही करना है, अपनी तैयारी को दोस्तों अंत तक ना, मतलब कहना है कि अपने को एसडीएम या डीएम बनना ही बनना है। तो आप सेल्फ स्टडी से भी बन सकते हो। अपना बस दिल और जान एकदम अपनी पढ़ाई में लगाओ, 100% दो बस। अगर आप अपनी पढ़ाई को 100% देंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो दोस्तों आप एसडीएम, डीएम जो आपका सपना है ना, उसे ज़रूर साकार करेंगे। तो दोस्तों बस अंत में यही कहूँगी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो मेरी बस गाँव-गाँव तक पहुँचा दें। जो बस मेरा सपना यही है कि हर बच्चा जो गाँव में बैठ के एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, हम उसका सपना पूरा कर पाए। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखा है। मैंने आपको बताया कि पीसीएस मेरा इसी साल 2 नंबर सीसैट से रह गया था। तो ऐसे मैं बिना अनुभव के नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मेरे पास एक अनुभव है, तभी मैं आपको ऐसे शॉर्ट में आपके मेथड से ही समझ में आ रहा होगा कि मैम को अनुभव है, उसी के आधार पर पढ़ा रही हैं। तो अगर हम किसी की हेल्प कर पाएँ तो दोस्तों वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और वो तभी संभव होगा जैसे आपने अभी तक मेरा साथ बना के रखा। मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे, मतलब 23,000 समथिंग हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे सपोर्ट बना के रखेंगे तो सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यही कि हाँ मेरा चैनल बढ़ रहा है, हाँ ये वीडियो गांव-गांव तक जा रही है। तो दोस्तों बस यही पर्पस है कि हर बच्चा जिसने एक सरकारी नौकरी का सपना देखा है उसको हम पूरा कर पाए। तो दोस्तों अंत में यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।